नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के इंदुराज नरवाल जीत चुके हैं। इंदुराज नरवाल ने 10,000 से करीब वोटों से जीत हासिल की। मुख्य मुकाबला आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल उर्फ भालू और बीजेपी प्रत्याशी अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त के बीच था। बीजेपी के योगेश्वर दत्त को बड़ौदा में फिर से हार का स्वाद चखना पड़ा। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल 10,566 वोटों से जीते हैं। इंदुराज नरवाल को कुल 60,636 वोट मिले। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के योगेश्वर दत्त को हार मिली है। योगेश्वर दत्त को कुल 50,070 वोट मिले हैं। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव में राजकुमार सैनी इनेलो से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रहे। इनेलो को 5,003 वोट मिले, तो वहीं लोसपा को 5,611 वोट मिले। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को 39.28% वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 40.70% वोटों से ही संतुष्टि करनी पड़ी। तो वहीं इनेलो का वोट शेयर 4.07% रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने गढ़ बड़ौदा को बचाने में कामयाब रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने उपचुनाव में झोंकी थी पूरी ताकत। दीपेंद्र हुड्डा ने जीत के बाद इंदुराज नरवाल को स्वागत करते हुए गले लगाकर मिठाई खिलाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जश्न देखने को मिला। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह किसानों की जीत है। हुड्डा ने साथ ही कहा कि बड़ौदा की जनता ने दिशा निर्धारित की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस को संघर्ष करने का हौसला दिया। वहीं हुड्डा ने कहा कि राजकुमार सैनी और इनेलो में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज किसान परेशान हैं। वहीं प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध अपने चरम पर है। किसानों की समस्याएं जोर शोर से आगे उठाएंगे। कांग्रेस की जीत के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह बड़ौदा हल्के की जीत है। बीजेपी और जेजेपी के अनैतिक गठबंधन को जनता ने हराया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के खिलाफ जनता का अविश्वास प्रस्ताव है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ इंदुराज नरवाल ने हल्के की जनता का धन्यवाद किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इसे जनता की जीत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल की किसान यात्रा का कांग्रेस को फायदा मिला। बड़ौदा में कांग्रेस की जीत पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व के संघर्ष से जीत में अहम योगदान रहा। उन्होंने साथ ही कहा कि राहुल गांधी की हरियाणा यात्रा में जीत का अहम भूमिका। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर अशोक अरोड़ा के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। अशोक अरोड़ा ने इस मौके पर कहा कि जीत किसान मजदूरों की जीत हुई। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी ने हर हथकंडे जीत के लिए अपनाए, उसके बावजूद भी कांग्रेस की जीत हुई। बड़ौदा उपचुनाव में हार के बाद योगेश्वर दत्त ने कहा कि जनता की सेवा में हमेशा लगे रहेंगे, हार पर बैठकर करेंगे मंथन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में मिली हार को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। साथ ही उन्होंने कहा कि योगेश्वर दत्त ने सबको साथ लेकर अच्छा चुनाव लड़ा। दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा के नए विधायक को बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है कि वो हल्के का तेजी से विकास करेंगे। बड़ौदा उपचुनाव पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस की जीत पर इंदुराज नरवाल को बधाई दी। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस का गढ़ है और वोट प्रतिशत बढ़ा है। बड़ौदा उपचुनाव में योगेश्वर दत्त की हार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि योगेश्वर दत्त ने अच्छा चुनाव लड़ा। ओपी धनखड़ ने बड़ौदा में जनसंपर्क बढ़ने का दावा करते हुए कहा कि हुड्डा के गढ़ में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, जनता के हित में काम किया गया। वहीं ओपी धनखड़ ने कहा कि बड़ौदा में हार बीजेपी की जरूर हुई है, लेकिन जनता के हित में बीजेपी काम करती रहेगी। करनाल शुगर मिल का उद्घाटन में शामिल हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को बधाई देते हैं। बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा, इसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 विधानसभा सीटों के नतीजे घोषित किए जाएंगे।
बिहार के रुझानों में एनडीए की सरकार महागठबंधन से बहुत आगे निकल चुकी है। मोदी नीतीश की जोड़ी 110 के आसपास, तेजस्वी की अगुवाई वाला महागठबंधन। महागठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी रही, कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी। इसके अलावा महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां भी शामिल। रुझान के बाद कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। मिठाई खिलाकर, नाच गाकर कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा कायम किया हुआ है, तो वहीं सपा को 1 सीट मिली है। मध्य प्रदेश में सत्ता का भविष्य तय करने वाली 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे। अट्ठाईस विधानसभा क्षेत्रों के लिए 355 उम्मीदवारों में मुकाबला है। नतीजों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों के अपने अपने दावे हैं। अट्ठाईस सीटों पर गिनती जारी। बीजेपी 19 सीट और कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। भिवानी कांग्रेस ने किसानों को भड़काया। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों को भड़काने का काम किया है, आज उन्हें इस बात की माफी मांगनी चाहिए। साथ ही जेपी दलाल ने कहा कि किसानों ने बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को वोट दिए। बिहार चुनाव को लेकर जेपी दलाल बोले कि जो जनता फैसला करेगी वो मंजूर होगा। कृषि मंत्री ने प्रदूषण को लेकर कहा कि किसानों को पराली न जलानी पड़े, इसके लिए सरकार ने स्पेशल तौर पर इंतजाम किए हैं। गन्ने के रेट को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि सरकार ने इस बार गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। देश भर में ऐसा रेट सिर्फ हरियाणा में है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कुरुक्षेत्र के मथाना गांव में किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। कहा कि धान की खरीद बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई है और हरियाणा के किसान सरकार से खुश हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि किसान अगली फसल की तैयारी कर रहे हैं और सरकार के तय किए गए एमएसपी से भी किसान खुश हैं। इस दौरान उनके साथ कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी भी मौजूद रहे। पराली मैनेजमेंट पर ओपी धनखड़ ने किसानों से बातचीत की। मौके पर ही अधिकारियों को फोन पर बातचीत कर किसानों को पराली मैनेजमेंट का लाभ देने की बात कही। पलवल में करीब 225 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे एलिवेटेड पुल का निर्माण शहरवासियों के लिए नासूर बना हुआ है। करीब 1.25 साल से बंद पड़ा एलिवेटेड पुल का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। त्योहारी सीजन के चलते सीएम फ्लाइंग ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बल्लभगढ़ स्थित रमेश चंद हलवाई की वर्कशॉप पर छापा मारकर खोया और पनीर सहित 4 सैंपल्स भरे। अधिकारी आरडी शर्मा ने बताया कि कार्रवाई करते हुए 4 सैंपल्स भरे गए, जिन्हें अब चंडीगढ़ लैब में भेजा जाएगा, जहां से करीब 20 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मिल जाएगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल शुगर मिल का उद्घाटन किया। मिल में गन्ना डालकर किसानों को शुभकामनाएं दी। करनाल में दिवाली के अवसर पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार परेशान हैं। कुम्हारों का कहना है कि दिए कम बिकने पर वो कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तानी रिफ्यूजी कहने पर सोहना में पंजाबी समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। समाज के लोगों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी युवक ने सोशल मीडिया पर पटाखों की पाबंदी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहा, जिसे लेकर पंजाबी समाज में रोष है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। पंजाबी समाज के लोगों ने बताया कि आरोपी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर अपराध किया। इससे पंजाबी समाज को काफी ठेस पहुंची। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नूह जिले का भूतलाका गांव देश का दूसरा ऐसा गांव बन गया है जिसे हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट लगी है। इस गांव के हर घर की पहचान बेटी के नाम से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना से प्रभावित होकर सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने यह अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। शोपिया के कुतपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दोनों ओर से फायरिंग की जा रही। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट उनको मिला था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मेजपंपोर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया था, जबकि एक ने सरेंडर कर दिया था। एनकाउंटर के दौरान 2 स्थानीय लोग भी जख्मी हो गए थे, जिसमें एक की जान चली गई थी। रोहतक के खिड़वाली गांव में 62 वर्षीय बुजुर्ग की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच और पड़ताल शुरू की।
हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने कांग्रेस से अलग होकर अपना मोर्चा बनाया था, जिसे निर्मल सिंह ने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट का नाम दिया था। आज फ्रंट को बने 1 साल पूरा हो गया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कोरोना महामारी के चलते अंबाला अमृतसर हाईवे के टोल प्लाजा पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। दिल्ली में हर रोज वायु की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। एक बार फिर से दिल्ली में हर तरफ धुंध छाई नजर आई। आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता आपातकालीन स्थिति के करीब पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब रहा। शहर में पिछले साल नवंबर में प्रदूषण का कहर देखने को मिला। तो वहीं सिरसा में भी प्रदूषण का प्रहार। जिले की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद खतरनाक माना जाता है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। प्रदूषण से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिससे वाहन चालकों को अब खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आने के बाद ग्रामीण एरिया के साथ साथ शहरी इलाकों में माहौल धुआं होता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि दिवाली पर होने वाली आतिशबाजी से प्रदूषण और ज्यादा बढ़ेगा। पुंडरी में अपहरण और हत्या के मामले को लेकर रविदास मंदिर में पहुंची कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं बन पा रही। बात झज्जर की, जहां पर सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की गई। कई दुकानों और कारखानों पर छापेमारी करने के बाद वहां से लिए गए सैंपल्स जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सीएम फ्लाइंग ने झज्जर की देशवाल मार्केट में बॉडी हेल्थ के लिए बेचे जाने वाले पदार्थों की सप्लीमेंट की 2 दुकानों पर छापेमारी की। यहां से टीम ने कुछ सैंपल्स भी एकत्रित किए। करनाल में मेरठ रोड सेक्टर 6 चौक पर अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को कुचल डाला। हादसे में व्यक्ति की मौके पर जान चली गई। बताया जा रहा है कि बिहार का रहने वाला था व्यक्ति। गन्नौर जीटी रोड पर बड़ी गांव के पास स्विफ्ट डिजायर कार में आग लग गई। आग के कारण चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। कार में आग लगने के दौरान चालक बाहर नहीं निकल पाया, जिससे वो कार के अंदर ही पूरी तरीके से झुलसकर कंकाल में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार व्यक्ति अपने पिता सुनील जैल को कार की सर्विस करवाकर लाने की बात कहकर घर से निकला था। तो पुंडरी में एक युवक के अपहरण के बाद रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रोष जताया। मृत युवक के परिजनों का कहना है कि जब तक हत्यारों को पुलिस नहीं पकड़ लेती, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मामले में 8 नवंबर को सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। कुरुक्षेत्र से रादौर जा रहे पार्षद पर जानलेवा हमला, बाल बाल बची जान। 2 कार से हमलावरों ने 3 राउंड चलाई गोली, गाड़ी में की तोड़फोड़। मेवात के मरुड़ा गांव में दिल्ली मुंबई मेगा हाईवे पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन। कट की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं। 81,000 करोड़ की लागत से बन रहा है हाईवे। प्रदेश में कोरोना के 2,427 नए मामले सामने आए। कोरोना के कारण 7 लोगों की मौत हो गई। अब कोरोना के कारण 1,919 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं नूंह में पिछले 24 घंटे में 10 नए मामले सामने आए। 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक 26 लोगों की गई है जान। नूंह में कोरोना के अब 44 एक्टिव केसेस हो गए हैं। कोरोना के 1,336 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 1,266 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। सिरसा के स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आने लगे हैं। बीते दिनों खैरपुर के राजकीय स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के 7 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को मंगलवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दावा किया गया था, नियमों की अनुपालना के साथ बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। जुलाना जिले में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। जिले में मालवी गांव में स्कूल में 3 अध्यापकों को कोरोना हुआ है। स्कूल में 3 अध्यापकों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्कूल को बंद नहीं किया गया। इसी के साथ स्कूल में किसी का कोरोना टेस्ट भी नहीं करवाया गया। देश में 24 घंटे में 37,164 नए मामले आए। 450 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 85 मरीजों की जान चली गई। कुल मौत का आंकड़ा 45,000 से भी ज्यादा।
तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 2,257 नए मामले, अभी भी 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 1,627 नए मामले, अब तक 4,69,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर पहुंचे। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 1,859 नए मामले सामने आने से मचा हड़कंप। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 5,023 नए मामले, 71 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,392 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 8,44,000 के पार। तो वहीं पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 5 करोड़ 12 लाख के पार, अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई अपनी जान। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 39 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही, कुल मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 4 लाख के पार, अब तक 65,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील, अब तक 1,62,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। कुल मरीजों का आंकड़ा 56,75,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या हुई 17,96,000 के पार, अब भी 4,30,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आईपीएल के 13वें सीजन के फाइनल में दुबई में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। 4 खिताब जीत चुकी सितारों से सजी मुंबई के सामने पहली बार फाइनल में जगह बनाने वाली दिल्ली की बड़ी चुनौती होगी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक 27 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से मुंबई ने 15 तो वहीं दिल्ली ने 12 में बाजी मारी। मौजूदा आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले हुए, तीनों में ही मुंबई ने जीत हासिल की है और अब फाइनल में दोनों टीमें एक बार फिर से आमने सामने। आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा की नजरें 5वें खिताब पर होगी।